उद्घाटन सत्राचे अध्यक्ष माननीय माजी खासदार हुसेन दलवाई यांना मी आपला अध्यक्षीय समारोप करण्याची विनंती करतो. आदरणीय खासदार हुसेन दलवाई. यस. अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आपली चर्चा चालू आहे. हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च सेंटरच्या इन्स्टिट्यूटच्या वतीनं ही, मैं हिंदी में बोलूँगा, अभी जो बोल रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हमीद दलवाई इंस्टीट्यूट आयोजित ये कॉन्फ्रेंस ली गई है. मैं थोड़ा आपके मालूमात के लिए बताऊंगा कि हमीद दलवाई मेरे भाई थे और हमारे वालिद साहब ने चिपलून में 1938 में अपने सारे मित्रों को लेके एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. और उस कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई से उस वक्त का ब्रिटिश गवर्नर, रोड ठीक नहीं थे तो भी बाय कार वहाँ पहुँचा और उसने उसका उद्घाटन किया था. उसके बाद 1973 में हमीद दलवाई साहब ने कोल्हापुर में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसका जिक्र इला ने यहाँ किया. उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद विचार मंच के ज़रिए 2013 में, जिसमें आप शरीक हो गए थे, ऐसी ही मुंबई में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ली थी. और मुझे बड़ी फ़ख्र है कि हमारे घर की ही एक लड़की आज ये चौथी कॉन्फ्रेंस, इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में. तो पहले मैं इला को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि शी इज़ ऑन राइट ट्रैक. यहाँ हमारे अजीज़ दोस्त जो खास अमेरिका से आए, बम्बई की कॉन्फ्रेंस के लिए भी वो अमेरिका से आए थे. और उनके कुछ ये उनका नहीं रहता रहने के लिए, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, गाड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी. उनका मिशन है और मिशन के ज़रिए वो काम करते हैं. जिन्होंने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट उन्होंने लिखा है, वो मेंबर सेक्रेटरी थे. सच्चर साहब जस्टिस थे, मैं उनके साथ भी काम किया हूँ. लेकिन एक दफ़ा हवाई जहाज़ में हम साथ में थे तो मैंने कहा आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा है. तो बोले वो द क्रेडिट गोज़ टू अबू साले शरीफ साहब. उन्होंने बड़ी मेहनत की और इसलिए वो रिपोर्ट लिखा गया. तो आपने ये जो मिशन लिया है, अल्लाह ताला ये मिशन आपका पूरा करेगा. यहाँ उपस्थित शमसुल इस्लाम साहब हैं, जो मुसलमानों के सवालात के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं. बहुत सारे बुक्स हैं उनके. जॉन कुरियन साहब यहाँ मिलेंगे ऐसा मुझे लगा नहीं था, लेकिन दिल्ली में एक दफ़ा हम मिले थे. वो भी मुस्लिम एजुकेशन के बारे में बड़ा उनका काम है. अब्दुल शाबान साहब आने वाले हैं. राजू जैन आए कि नहीं मेरे ध्यान में नहीं, अभी आने वाले हैं. ये सब यहाँ मार्गदर्शन करने वाले हैं. ऐनुल अत्तार मैडम जो मौलाना आज़ाद विचार मंच की उपाध्यक्ष भी हैं
और एजुकेशन के फील्ड में ही काम करते हैं। फिर अनवर राजन जो हमेशा कई सालों से हमारे साथ काम करते हैं, राजू बहाकर बहुत अच्छा गाते भी हैं और बहुत अच्छा काम चलता है, शरद जावड़ेकर साहब, ये इन सब लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, मुझे बड़ी खुशी है। ऐसा है कि सुभान साहब ने जो कुछ बताया वो तो मेरे लिए बहुत नया था। हम टेलीफोन करने के लिए ही खाली इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, लेकिन मेरे बेटी के बच्चे बेटियां जब हमारे घर आती हैं, जो तीसरी चौथी में पढ़ती हैं, वो मुझे बोलते हैं आजोबा हे काय तुला कळत नाही हे कसं काय करायचं लावायचं ते। क्योंकि हम लोग शिक्षा जो लिए वो स्लेट पार्टी के ऊपर लिए। शायद आप लोगों ने पेन का इस्तेमाल और नोटबुक का इस्तेमाल किया होगा। मैं जब पढ़ रहा था तो पेन का इस्तेमाल करना ही बड़ा गुनाह समझा जाता था, वो बोरू चलता था। और आज क्या हो रहा है वो सुभान साहब ने अपने को बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये सब बात जब हम करते हैं तो मुझे हमेशा ये लगता है कि इसमें मेरे समाज के बच्चे कहाँ हैं। सुभान साहब का भाषण सुनते वक्त मुझे एक बात ध्यान में आई कि टेक्नोलॉजी मुसलमानों में पैदाइशी में आती है। हाँ, टेक्निकल, वो इंटेलिजेंस उनको पैदाइशी में मिलता है। कैसा मिलता है मुझे मालूम नहीं। देखिए, अभी इसमें अटके हुए लोग थे, उनको निकालने के लिए भी एक कुरैशी गया। सब मुस्लिम नहीं, उसमें हिंदू भी है, लेकिन ये बड़ी बात है। लेकिन उसका जिक्र किसने नहीं किया। उसका जिक्र नहीं तो मोदी हर जगह उन्होंने उठाया था कि बोलते थे, इलेक्शन का इशू बनता था, देखिए हमने क्या किया। कुछ नहीं किया, कोई जिक्र नहीं हुआ। ये क्यों होता है? मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जब महाराष्ट्र की विधान परिषद में था तो एक दफ़ा ऐसे मुसलमानों ने ये किया वो किया, एक फसाद कुछ हुआ था और बहुत बड़ी बहस चली थी। बीजेपी शिवसेना के लोग बहुत ज़ोरदार मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे। मैंने मेरा हाथ उठाया और मेरा जब वक्त आया तो मैंने कहा, आप मुसलमानों के बारे में कुछ भी कहिए, आप उनको शिक्षा नहीं देते, आप उनको स्कॉलरशिप नहीं देते, आप उनको नौकरी नहीं देते, आप उनको रहने के लिए जगह नहीं देते, क्योंकि हिंदू बस्ती में मुसलमान रहेगा नहीं, कैसा देखते हो। बम्बई जैसे शहर में 80% से भी ज़्यादा मुसलमान झोपड़पट्टी में रहता है। इतना सारा है, उसको कुछ नहीं देते, उसको धंधा भी करने के लिए आप चांस नहीं देते। तो भी मुसलमान हर शाम को रात को बिरयानी जरूर खाता है। तो रावते साहब ने और विनोद तावड़े जी ने मुझे पूछा, हंसे सब और मुझे बोले ये सही बात है, कैसी बिरयानी खाते हैं। तो मैंने बताया कि आपके घर में नल खराब हुआ, कोई तो एजाज आता है। आपके घर फ्रीज खराब हुआ, कोई मोहम्मद आता है।
आपके घर आपका टीवी खराब हुआ तो कोई जमील आता है, कोई रज्जाक आता है, आपके घर का रंग देने के लिए वही आते हैं। कुछ भी बोलिए, मैं ज़रा हमारे बांद्रा के बाज़ार में घूमने जाऊंगा तो मुझे वहाँ के टेलीफोन के दुकानदार और मेडिकल स्टोर के दुकानदार बोलते, साहब कोई मुस्लिम लड़का देखो ना, हमारे इधर उसको नौकरी देंगे, अच्छा पगार देंगे। बहरामपाड़ा नज़दीक है, बहरामपाड़े में बड़े पैमाने पे मुसलमान रहता है, बहरामपाड़े का कोई लड़का दिखे ना। तो मैं कहता हूँ कि बहरामपाड़े का लड़का क्यों? क्योंकि ये सब वो जल्दी कर सकता है। मैं विधान परिषद में उनको कहा, ये कैसा हो सकता है? उस वक्त उन्होंने मुझे, जिन्होंने ये सवाल पूछे थे, बड़ी नुक्ताचीनी की थी, टीका की थी। उन लोगों ने मुझे बाहर बुला के चाय दिया और मुझे पूछा कि ये कैसा होता है? वो पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ नहीं होते, लेकिन ये कैसा करते हैं? तो मैंने कहा, अल्लाह ताला ने उनके उंगलियों में जादू दिए, वो कुछ भी करते हैं। आप उनको चांस नहीं देते। अगर उनको चांस मिला तो वो कहाँ के कहाँ जाएंगे, और वो जाएंगे नहीं, देश को लेके जाएंगे। कल परसों देखा ही आपने, वो थे इसलिए वो एक 41 लोग बाहर आए। सब कुछ वो जिस ढंग से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 11.5% मुस्लिम आबादी है। मैं हमेशा कहता हूँ, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की आबादी 3% भी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के सिवा कुछ भी नहीं चलता। कितना भी उनके विरोध में बोलो, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। मुसलमानों को मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप अगर इस तरह से ब्राह्मणों जैसा तय करेंगे कि कुछ नहीं, अभी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये अगर आप तय करेंगे तो आपको कोई आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आपके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। 11.5%, 11.5% मुसलमान हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं। अबू साहब, ये खाली गवर्नमेंट के खिलाफ टीका टिप्पणी करके नहीं चलेगा, मैं भी उसको जिम्मेदार हूं। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को पढ़ाया, हम नहीं पढ़ाते, ये कमी हमारी है। और इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हमने अभी दूसरा सब कुछ छोड़ना चाहिए। मैं मदरसा के बारे में बोलूँगा तो यहाँ बहुत बड़ा ये होगा, ये देखो हमीद दलवाई का भाई आजकल मदरसों के खिलाफ बोलने लगा है। मैं बोलता ही नहीं। मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि मदरसे चलने चाहिए, लेकिन मदरसे में जाने वाले जो बच्चे हैं वो 90% बच्चे अमीर मुसलमानों के होने चाहिए। गरीब मुसलमान का बच्चा मदरसे में जाएगा, आगे जाके उसको नौकरी नहीं, कुछ नहीं, उसका बच्चा वही काम करेगा। और अमीर का बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा, अमेरिका जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, आजकल चीन और यहाँ भी जाते हैं, रशिया भी जाते हैं, वहाँ जाके पढ़ के आएगा। मुसलमानों में मुस्लिम एक वगैरह कुछ नहीं है। दो हिस्से हैं मुसलमानों में, अमीर मुसलमान अलग, ये दूसरे समाज में कम दिखाई देता है, ध्यान में रखिए। खास करके ब्राह्मणों में कम दिखाई देगा, लेकिन मुसलमानों में अमीर मुसलमान अलग और गरीब मुसलमान अलग। और गरीब मुसलमान मर गया तो भी हलचल कुछ नहीं होती। गाजा के बारे में कुछ बातचीत हुई, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में, जो पश्चिम महाराष्ट्र
अभी तक भी हिंदू मुसलमान ऐसा कोई वहाँ सवाल ही नहीं। भाई पूना होने दो, आपका सोलापुर होने दो, सातारा होने दो, सांगली होने दो, कोल्हापुर होने दो, ये शाहू महाराज और महात्मा फुले जी की देन है कि उन्होंने सारे समाज को इकट्ठा रखने का काम किया। मुसलमान हिंदू बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने मुसलमान बच्चों को भी पढ़ाने का काम किया। आज वहाँ बहुत जगह, सातारा जैसे जगह, कोल्हापुर जैसी जगह, यहाँ हिंदू मुसलमान करके बच्चों को मारने का काम होता है। इसके बारे में मुसलमान कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मरने वाला गांव का है, गरीब है। अगर एक ब्राह्मण के घर में आप पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कितनी गड़बड़ होगी, कितना अन्याय हुआ बोलेंगे। मारना चाहिए ऐसा नहीं मैं बोलता हूं, लेकिन ये ध्यान में रखना। और दूसरे समाज के लोग नहीं बोलते, लेकिन मुसलमान कहाँ बोलता है? मेरी सबसे बड़ी तकरार है कि मुसलमान मुसलमानों के बारे में सोचता ही नहीं। वो सोचता है अल्लाह ताला सब करेगा, उसने सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर डाली है, वो है ना वो करेगा। अरे खुद करो तो अल्लाह मदद करेगा, लेकिन ये होता नहीं। तो ये कैसा करने का, ये सबसे बड़ी बात है। ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है। क्या हम तय कर सकते हैं कि मेरे पड़ोस का कोई भी बच्चा स्कूल के सिवा नहीं रहेगा? उस वक्त हमने नारा दिया था, 2 नारे दिए थे बम्बई के कॉन्फ्रेंस में, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, और दूसरा मेरे पड़ोस में कोई भी बच्चा स्कूल के सिवा नहीं रहेगा। ये अगर करेंगे तो ही तरक्की हो सकती है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने ली, कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है। खाली पैसा खर्चा नहीं होता, लोगों को कन्विंस करना पड़ता, आइए 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 सुनिए। तो आप यहाँ कुछ लोग आए। यही कॉन्फ्रेंस अगर दूसरे समाज के लोगों ने लेंगे तो कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, होगी कि नहीं? हमें दिलचस्पी नहीं। मेरे नज़दीक के कार्यकर्ता मुझे बोले, हमीद दलवाई नाम है ना इसलिए ज़रा प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम? हमीद दलवाई ने जो काम था वो किया, कुछ उनसे गलती भी हुई होंगी, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो काम के बारे में क्यों नहीं सोचते? हिंदू समाज का आदमी कुछ भी करेगा तो चलता है, लेकिन मुस्लिम समाज का आदमी अगर ये कहे कि मुस्लिम समाज के बेटियों को, औरतों को भी उनका उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना मर्दों को है, तो बड़ी गलती है, बड़ी गलती हो गई। आज हमारा एजुकेशन में हमारे बच्चे जो जा रहे हैं 75%, महाराष्ट्र का बोल रहा हूं मैं, 75% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, एसएससी तक जाते नहीं। 75%, कितना बड़ा यह देखिए। 2.5-3 तक का ही ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। उनका आगे जाके क्या होता है मालूम नहीं।
महाराष्ट्र के सरकार में एक भी मुस्लिम सेक्रेटरी नहीं है, एक भी मुस्लिम सेक्रेटरी नहीं है। हर साल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होने वाले हैं, उसमें अभी जो रिजल्ट आया उसमें खाली 5 मुसलमान हैं ऑल इंडिया में, 5। ये हमारी हालत है। जब तक हम वो गवर्नमेंट में कहाँ न कहाँ नहीं रहेंगे, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं रहेगा, तब तक मुसलमानों को कौन पूछेगा। मुझे कुछ मिला तो बस हो गया, समाज के बारे में मैं सोचता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ न कहाँ इसके बारे में सोच होना बहुत ज़रूरी है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी ऐनुल अत्तार जी हमेशा बोलती रहती हैं, 75% वक्फ की प्रॉपर्टी हड़प हो गई है। वो सवाल उठाने के बाद हमें मंत्री पद भी हमारा गंवाना पड़ा, और ये किसने किसने लिए है? मुसलमानों ने दी है, और लेने वाले और हैं। किसके होटल बने हैं, किसके इंस्टीट्यूट बने हैं, क्या क्या बना हुआ है। आज भी वही हो रहा है। और वक्फ का पैसा एजुकेशन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होता? हम ये मांग क्यों नहीं करते? ऐनुल जी, आप एक प्रस्ताव रखिए इसके बारे में कि ये होना चाहिए। अभी कल गवर्नमेंट ने कुछ निर्णय लिया है, हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं उसका ये परिणाम है कि अभी बीच में स्कॉलरशिप दी जाती थी मुस्लिम बच्चों के लिए, वो स्कॉलरशिप बंद हो गई है। मैं स्मृति ईरानी को जाके मिला और उनको कहा, क्योंकि वो अब माइनॉरिटी के वो ये हैं मंत्री हैं, हर दिन माइनॉरिटी को गालियां देने वाली मंत्री, माइनॉरिटी की डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। तो मैं जाके उनको मिला और उनको कहा कि ये स्कॉलरशिप थी, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा था, आप ये स्कॉलरशिप चालू करो ना, क्यों बंद किए? तो नहीं, जनरल है ना, जनरल में लेने दो उनको। बोले मैडम जनरल में तो मिलेगी ही नहीं, ऐसा मत करो। तो बोले ऐसे नहीं कर सकते। यानी जो स्कॉलरशिप चालू थी वो सारे मुस्लिम जो फंड्स हैं वो बंद किए। हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई, इसलिए कल मैंने सुना कि माइनॉरिटी के लिए कुछ फंड गवर्नमेंट, यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट देने के लिए तैयार हो गई है। इलेक्शन आया है तो शायद करेंगे, लेकिन उसका बंटवारा होगा, क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर मांग नहीं करते तब तक कुछ होने वाला नहीं। आईआईटी में हमारे बच्चे कितने जाते हैं? आईआईटी में तो फोन आईआईटी में, बम्बई के आईआईटी के मैं बोलूँगा, 3-4 बच्चे रहते हैं, खाली 3-4। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम बच्चे होशियार नहीं होते। झोपड़पट्टी में रहने वाला अबरार कल के लड़का 97% उसको एसएससी में मार्क्स पड़े, वो हमारे ऑफिस में आया। शमा दलवाई ऑफिस में बैठी हुई थी मेरी बीवी, तो उन्होंने दूसरे कार्यकर्ता ने लाया शिंदे करके कि ये बच्चा ऐसे ऐसे पास हुआ है, उसको ये जगह जाना है, तो लेकिन वहाँ फ़ी है 1 लाख रुपया, तो उसको वो मदद मिलेगी तो वो पढ़ सकेगा, उसको मार्क्स बड़े अच्छे हैं। तो वो बोली कि ठीक है 25,000 हम देंगे, बाकी के दलवाई साहब को बोल के कहाँ न कहाँ लोगों से मिला के देंगे, उसको मार्क्स अच्छे हैं। क्योंकि उसके साथ बात करने के बाद ध्यान में आया कि खाली उसने मार्क्स नहीं लिए, उसको क्या करना है उसके बारे में उसका बराबर उसके दिमाग में बात थी। दूसरे दिन उसको बुलाया गया था, वो लड़का आया ऑफिस में और क्या बोला कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे
जिस कॉलेज में वो जाना चाहता था उस कॉलेज के लोगों ने मार्क्स देख के उसको फ्री एडमिशन दिया। झोपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा कितना सिंसियर था देखिए। वो बोला, नवभारत टाइम्स का भी मुझे फ़ोन आया था, उनको भी मैंने कहा ये पैसे आप दूसरे बच्चों को दीजिए। आज वो बम्बई के आईआईटी में जाके इंजीनियर बना और पोस्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट ग्रेजुएशन की वो ये स्टडी कर रहा है कुछ यूरोपियन कोई देश में। वो बम्बई में कुछ दिन स्टडी करने के लिए आया और हमारे घर में आके बोलता है कि मेरा घर बिल्कुल छोटा, बिल्कुल घर 8 बाय 8 का घर में वो रहते हैं वो फैमिली, और मराठी मीडियम में पढ़ा है। क्योंकि उसको मैंने उसके माँ को पूछा है कौन सी इंग्लिश मीडियम में पढ़े क्या, तो बोले नाही मी मराठी मीडियममध्ये शिकलेले आहे, सोलापूरची फॅमिली, आणि त्यामुळे मी माझ्या मुलांना मराठी मीडियममध्येच टाकलं। आप जिसका जिक्र करें इंग्लिश मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम के खिलाफ नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम सीख के यहाँ के संबंधित लोगों से बिल्कुल खत्म होते हैं। मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश मराठी मीडियम में पढ़े इसलिए ज़्यादा होशियार हैं, क्योंकि उनको यहाँ की संस्कृति मालूम है, यहाँ की तहजीब मालूम है अच्छी तरह से, और यहाँ की हिस्ट्री भी मालूम है। इंग्लिश मीडियम में जाने वाले बच्चे को मालूम नहीं होती। ये बोलिए आप कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश पहली से बहुत अच्छी तरह से सिखानी चाहिए। इंग्लिश ये उनको ये नहीं होना चाहिए, इंग्लिश की वजह से वो पीछे नहीं रहने चाहिए। वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अच्छी तरह से उसको आनी चाहिए। यहाँ तक ये बात ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि वो बच्चा जब मुंबई में वापस आया तो वापस आने के बाद उसको वापस नहीं आया, कुछ दिन उसको मुंबई में रहना था, लेकिन उसको मुस्लिम होने की वजह से घर नहीं मिला रहने के लिए। आज के हालात भी ध्यान में रखिए, पूरे हालात मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है, और जानबूझ के ये हर दिन उसको ये खिलाफ करने का काम चला है। ये हम लोगों ने ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। मुसलमानों को खाली मैं ये कहूँगा, आप ज़्यादा फिक्र करने की, क्योंकि ज़्यादा उनसे लड़ने की बात करने के बजाय हम गांधी जी के मार्ग से जाना चाहिए। हमने हमारे हुकूक क्या हैं वो सोचना चाहिए। हमें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हक दिए हैं, वो हक हम लेके रहेंगे। हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें आरक्षण भी मिलना चाहिए, और हमें शिक्षा भी मिलनी चाहिए। ये 3 बातों के लिए हम लोगों ने साथ में रहना चाहिए। मैं फिर बधाई दूंगा ये कमेटी को और ख़ास करके इला को कि ये अच्छी कॉन्फ्रेंस किए, और 3 दिन यहाँ बहुत बड़े लोग जो एजुकेशन के बारे में सोचने वाले लोग हैं वो यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।